तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं। व्हाट आर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स? बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक का एक ब्लेंड होते हैं, बेहतर कॉम्बिनेशन होते हैं। म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड्स के और स्टॉक्स के दोनों एडवांटेज सम्मिलित होते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड म्यूचुअल फंड की तरह सिंपल होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, रिस्क कंट्रोल कर सकते हैं, इससे हम डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, ओपन एंडेड्स होते हैं। और स्टॉक की तरह ये एक्सचेंज में ट्रेडेबल होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कभी भी इसको खरीद बेच सकते हैं, प्राइस फ्लक्चुएशन का एडवांटेज ले सकते हैं, मार्केट की उतार चढ़ाव का एडवांटेज ले सकते हैं। कभी भी मार्केट सेम डे में घटती है और फिर से बढ़ जाती है, हम उसका भी एडवांटेज ले सकते हैं। और बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इंडेक्स फंड से भी कुछ हद तक हमें एडवांटेज देते हैं। उसका रीज़न ये है कि जब हम इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हैं, जो कि एक काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड है, जो कि इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। इंडेक्स फंड का सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं। इंडेक्स फंड का मतलब ये होता है कि वो फंड्स जो किसी अंडरलाइंग इंडेक्स को फॉलो करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी इंडेक्स फंड। निफ्टी जिस तरह से 50 बेहतरीन स्टॉक्स से मिलकर बना है, उन्हीं 50 स्टॉक्स को उन्हीं सेम रेशियो में म्यूचुअल फंड्स मैनेजर निफ्टी इंडेक्स फंड में भी रखते हैं, और उसी सेम रेशियो में वो 50 स्टॉक्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में भी रहते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में और इंडेक्स फंड में डिफरेंस ये है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हम लोग स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं, हम इनको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे बाई या सेल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टॉक मार्केट, जिस तरह से हम बाकी नॉर्मल स्क्रिप्ट्स को बाई एंड सेल करते हैं। जबकि इंडेक्स फंड को हम लोग इतना फ्रीक्वेंटली बाई एंड सेल नहीं कर सकते हैं। इंडेक्स फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में हम इंट्राडे प्राइस फ्लक्चुएशन का भी एडवांटेज ले सकते हैं। मतलब हम इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। हम चाहें तो ETF को अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें मार्केट घटा हुआ मिलता है तो हम वहाँ उसको परचेज कर लेते हैं। अगर सेम डे उसी दिन इंट्राडे में मार्केट बढ़ जाता है तो हम उसी दिन उस स्टॉक को उस ETF को बेच भी सकते हैं। और अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हम किसी भी दिन में जिस समय मार्केट सबसे ज़्यादा गिरा हुआ होगा उस समय हम मार्केट से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि अपनी यूनिट्स बाई कर सकते हैं। उसका एडवांटेज हमें ये मिलेगा कि इंडेक्स फंड में हमें मार्केट क्लोजिंग के रेट पे मिलता है, लेकिन ETF में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में हम अपने मन से मैनुअली जिस समय मार्केट में सबसे ज़्यादा करेक्शन आया होगा हम उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बाई करेंगे। और कभी कभी ये बहुत एडवांटेज दे देता है। किसी किसी दिन मार्केट में 1000, 1500, 2000 पॉइंट का करेक्शन आता है, बाद में वो मार्केट रिकवर करके प्लस में बंद होता है। तो अगर आप उस दिन इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 3, साढ़े 3 बजे की जो क्लोजिंग प्राइस होगा, एवरेज प्राइस होगा, वो मिलेगा, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर आप ETF में बाई कर रहे हैं और आपने मार्केट से डायरेक्ट ETF को बाई किया तो आप जिस समय मार्केट 2000 पॉइंट नीचे गिरा था सेंसेक्स, आपने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एंट्री करी है, यानी कि आपको बहुत अट्रैक्टिव रेट्स मिल जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का। बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आर म्यूचुअल फंड्स दैट ट्रेड लाइक अ स्टॉक। स्ट्रक्चर ऑफ एन ETF बेसिकली प्राइमरी मार्केट में जिस तरह से बाकी सारे IPOs आते हैं, NFOs आते हैं। IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसमें स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं। NFO मतलब न्यू फंड ऑफर, जिस तरह से डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स मार्केट में प्लेस किए जाते हैं प्राइमरी मार्केट में, उसी तरह से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को भी मार्केट में प्लेस किया जाता है। तो ETF इशूअर होते हैं जो ETF इशू करते हैं, और जिसको काफ़ी सारे मीडिएटर, बड़े इन्वेस्टर, लार्ज बुकिंग हाउसेस, लार्ज फंड्स परचेज करते हैं, और वो बाद में एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में यानी कि NSE या BSE में लिस्टेड हो जाता है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्ट हो जाते हैं। और कोई भी बायर कैश पेमेंट करता है, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है, पेमेंट करता है, और उसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स किसी दूसरे सेलर से मिल जाते हैं। यानी कि बायर एक बिड लगाता है, सेलर उस बिड पे अपनी सिक्योरिटी को बेचने को तैयार होता है, अपनी ETF को बेचने को तैयार होता है। तो फंड बायर से एक्सचेंज के पास, और एक्सचेंज के बाद से जब सेटलमेंट होता है तो सेलर के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और यूनिट्स को सेलर से एक्सचेंज के पास, और फाइनली सेटलमेंट के बाद बायर के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस तरह से बायर के डीमैट अकाउंट में
एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की यूनिट्स आ जाती हैं और सेलर के ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट आ जाता है, जिसको बाद में वो अपने सेविंग बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इस तरह से ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जस्ट लाइक अ स्टॉक ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट में। उसके बाद हम समझते हैं NAV ऑफ एन ETF। NAV निकालने का सिंपल फॉर्मूला है मार्केट वैल्यू और फेयर वैल्यू ऑफ स्कीम इन्वेस्टमेंट्स प्लस नेट करेंट एसेट्स इंक्लूडिंग अक्रूड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट आउटस्टैंडिंग एज ऑन वैल्यूएशन डेट। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की NAV को कैलकुलेट करते हैं। आइए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानकारी कर लेते हैं। सबसे पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड 1993 में यूनाइटेड स्टेट में स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल एडवाइजरी ने जारी किया था, जो कि S&P 500 इंडेक्स को फॉलो करता था, जिसका अंडरलाइंग एसेट S&P 500 डिपॉजिटरी रिसिप्ट थी, जिसको हम लोग स्पाइडर्स के नाम से भी जानते हैं। इंडिया में ETF सबसे पहली बार 2002 में लॉन्च किया गया था, जो कि निफ्टी को फॉलो करता था। S&P शेनेक्स निफ्टी उसका बेस इंडेक्स था, जिसको फॉलो करते हुए उसका नाम निफ्टी 20 रखा गया था। और उसके बाद काफ़ी सारे और दूसरे इंडेक्स भी लाए गए, निफ्टी 20 के बाद गोल्ड 20, लिक्विड 20, लाइक दैट। इंट्रोडक्शन ऑफ ETF। बेसिकली ETF एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स होते हैं। जिस तरह से निफ्टी में 50 स्टॉक हैं, सेंसेक्स में 30 स्टॉक है, तो उसी तरह से अगर हम निफ्टी ETF की बात करें तो निफ्टी ETF में 50 स्टॉक होंगे। सेंसेक्स ETF की बात करेंगे तो सेंसेक्स ETF में 30 स्टॉक्स होंगे, यानी कि बास्केट ऑफ स्टॉक्स होते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि इसके अंडरलाइंग एसेट, यानी कि अगर निफ्टी को फॉलो कर रहा है तो निफ्टी के रिटर्न्स को फॉलो करना, अगर वो सेंसेक्स को फॉलो कर रहा है तो सेंसेक्स के रिटर्न को फॉलो करना, अगर वो गोल्ड को फॉलो कर रहा है तो गोल्ड के रिटर्न्स को फॉलो करना, अगर वो लिक्विड 20 हैं या लिक्विड इंडेक्स है तो लिक्विड फंड्स के रिटर्न्स को फॉलो करना। तो ये बेसिकली इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि जितना रिटर्न उस पर्टिकुलर इंडेक्स से बन रहा है उतना सेम रिटर्न उस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से भी बनना चाहिए। और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को हम लोग NFO के जरिए कोई भी AMC लेके आ सकती है। जिस तरह से नॉर्मल न्यू फंड ऑफर आते हैं बाकी सारे फंड्स के लिए, उसी तरह से ETF के लिए भी NFO आता है, जो कि AMC यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी लाइक HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी, रिलायंस एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये सारी कंपनियां लेके आती हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में जनरली 2 कंपोनेंट होते हैं, पोर्टफोलियो डिपॉजिट्स एंड कैश कंपोनेंट। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की जो NAV डिक्लेयर की जाती है वो उसका ओवरऑल वैल्यू ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ बेंचमार्क इंडेक्स हेल्ड बाय ETF प्लस ऑल अक्रूड डिविडेंड्स, जितना भी उसको डिविडेंड मिला है, लेस मैनेजमेंट फीस, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की जो NAV होती है उससे सिर्फ मैनेजमेंट फीस को हटाने के बाद डिक्लेयर किया जाता है। बाकी सारे इन्वेस्टमेंट की तरह ETF को भी हम लोग प्राइमरी मार्केट में NFO में खरीद सकते हैं और बाद में उसको सेकेंडरी मार्केट में सेल कर सकते हैं, या सेकेंडरी मार्केट से डायरेक्टली खरीद के उसको सेकेंडरी मार्केट में सेल कर सकते हैं, और इवन इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं बाकी सारे स्टॉक्स की तरह। एडवांटेजेस ऑफ ETF, बाय एंड सेल जस्ट लाइक अ शेयर, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है आराम से इसको शेयर की तरह खरीदा या बेचा जा सकता है। इसका मिनिमम ट्रेडिंग लॉट 1 यूनिट होता है, यानी कि आप एक सिंगल यूनिट को भी बाई एंड सेल कर सकते हैं। जैसे कि अगर गोल्ड 20 की बात करें, गोल्ड ETF की बात करें, तो आप 1 ग्राम गोल्ड की ट्रेडिंग कर सकते हैं, जबकि फिजिकल मार्केट में 1 ग्राम गोल्ड या आधा ग्राम गोल्ड खरीदना बेचना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है। ETFs हमें काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। इसका मैनेजमेंट फीस बहुत कम होता है, लेकिन जब भी आप इनको खरीदते बेचते हैं तो जिस तरह से बाकी सारे स्टॉक्स में आपको ब्रोकेज पे करनी पड़ती है, उसी तरह से आपको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में भी ब्रोकेज पे करनी पड़ती है। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका है कि इनको पूरे दिन आप किसी भी समय पे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे खरीद या बेच सकते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड्स में या इंडेक्स फंड्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको क्लोजिंग की NAV मिलती है, लेकिन इसमें आप अपने हिसाब से बेस्ट पॉसिबल टाइम पे, जब मार्केट में सबसे ज़्यादा करेक्शन आया हुआ है और अगर आप बॉटम फाइंड आउट कर सकते हैं, आप बॉटम फिशिंग कर सकते हैं, तो आप उस सबसे नीचे लेवल पे उस पर्टिकुलर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को बाई कर सकते हैं। आइए इसको कंपेयर कर लेते हैं स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड से। तो ये 3 कॉलम है, पहला कॉलम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का है, दूसरा कॉलम स्टॉक्स का है और तीसरा कॉलम आपका म्यूचुअल फंड यूनिट्स का है। पहला पॉइंट, रियल टाइम ट्रेडिंग प्राइसिंग थ्रू आउट मार्केट आवर्स। यस, ETF में भी ये होता है और स्टॉक्स में भी, यानी कि रियल टाइम में आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे
जब मार्केट चल रही हो तो आप इनको खरीद या बेच सकते हैं, आपको रियल प्राइस मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं होता, आपको क्लोजिंग की एनएवी मिलती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट किसी दिन बहुत ज़्यादा नीचे गिरता है, 1000-2000 पॉइंट तक नीचे गिर जाता है, लेकिन वापस रिकवर हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को उस दिन कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है, वो सस्ते में कभी यूनिट्स परचेज नहीं कर पाता है और उसको महंगी यूनिट्स खरीदनी पड़ती हैं। जबकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में और स्टॉक्स में ये एडवांटेज है कि जब मार्केट सबसे ज़्यादा गिरा हो या आप गिरावट पे परचेज कर सकते हैं। सेम यही चीज़ बेचने पे भी होती है कि कभी कभी मान लीजिए आपको अपने यूनिट्स बेचने हैं, म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेचने हैं, और उस समय मार्केट दिन के समय तो काफ़ी ऊपर गया था, लेकिन जब क्लोजिंग के समय आया तो वो नीचे गिर के बंद हो गया। तो आपको क्लोजिंग मिलेगी, तो क्लोजिंग का प्राइस मिलेगा, यानी आपको ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा बेचने पे। लेकिन ETF के केस में आप मैक्सिमम बढ़े हुए प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे आप अपने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को या स्टॉक्स को बेच सकते हैं। तो यस, ETF इस केस में स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड से बेटर है, स्टॉक्स के बराबर है, म्यूचुअल फंड से बेटर है। इसमें आप लिमिट ऑर्डर डाल सकते हैं कि जब ये रेट इस रेट पे आ जाए तभी बाई हो। स्टॉक्स में भी आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं कर सकते हैं। NSE BSE में आप रियल टाइम में इसको ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में नहीं कर सकते हैं। आर्बिट्राज पॉसिबल है फ्यूचर और कैश मार्केट में? यस, ETF के केस में हो सकता है। यानी कि अगर आपके पास फ्यूचर में निफ्टी की पोजीशन है और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में भी आपके पास काफ़ी सारे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की यूनिट पड़ी हुई है और आप उसमें आर्बिट्राज करना चाहते हैं, यानी कि आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को बेच दीजिए और फ्यूचर में निफ्टी को आप बाई कर लीजिए, तो आपकी पोजीशन हेज हो जाएगी, मतलब फर्दर लॉस नहीं होगा। क्योंकि अगर मार्केट नीचे आएगा तो आपने जो ETF बेचे हैं उनको आप वापस कवर कर लेंगे, तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर मार्केट फर्दर ऊपर जाता है तो आपने जो निफ्टी की पोजीशन लॉन्ग करी हुई है फ्यूचर में, अगर आप उसको ऊपर जाके बेच देंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप हेजिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, और आर्बिट्राज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है फ्यूचर और ETF के बीच में ज़्यादा गैप है, प्राइस डिफरेंस ज़्यादा है, तो आप एक को बेच के दूसरे को खरीद सकते हैं या वाइस वर्सा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको आर्बिट्राज पॉसिबिलिटीज़ भी फ्यूचर एंड कैश मार्केट के बीच में मिल जाती हैं। इसमें डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, आप तरह तरह के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स बाई कर सकते हैं, गोल्ड फंड्स बाई कर सकते हैं, लिक्विड फंड बाई कर सकते हैं, निफ्टी फंड्स बाई कर सकते हैं, कमोडिटी फंड्स बाई कर सकते हैं। इस तरह से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं। और अगर हम इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें, इज डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल विद अ सिंगल यूनिट? तो यस, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और म्यूचुअल फंड में अगर आपने एक सिंगल यूनिट खरीदी है, तो एक सिंगल यूनिट अगर आपने निफ्टी खरीदी है, नेक्स्ट निफ्टी का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड खरीदा, उसका मतलब आपने 50 स्टॉक्स खरीद रखे हैं उसके अंदर, क्योंकि वो 50 स्टॉक्स का जो प्राइस मूवमेंट का रिजल्टेंट होगा उसी हिसाब से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की वो पर्टिकुलर यूनिट बढ़ेगी या घटेगी। और ये चीज़ म्यूचुअल फंड्स के इंडेक्स फंड में भी पॉसिबल है, बट स्टॉक्स में आपको एक सिंगल यूनिट ही मिलती है। रिटर्न्स की बात करें तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एंड इंडेक्स फंड में हमें काफ़ी हद तक मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं, और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड तो एज इट इज़ इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। स्टॉक्स ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इंडेक्स में बहुत तरह के स्टॉक्स होते हैं, और म्यूचुअल फंड्स भी रियल टाइम में ट्रैक नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड रियल टाइम में इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग भी पॉसिबल हो सकती है, इसमें स्टॉक में भी हो सकती है, बट म्यूचुअल फंड में नहीं हो सकती। इसमें पेपरलेस इन्वेस्टिंग होती है। एक बार आपने डीमैट अकाउंट खोज लिया, आपका अगर एक बार डीमैट अकाउंट ओपन हो गया तो आप उसको ऐप के थ्रू ETF बाई कर सकते हैं, कंप्यूटर से बाई कर सकते हैं, कॉल एंड ट्रेड से बाई कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में जनरली आपको फॉर्म वगैरह भरने पड़ते हैं। लेकिन हाँ, अब म्यूचुअल फंड में भी पेपरलेस ट्रेडिंग या पेपरलेस इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गया है। एग्जिट लोड, इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं है। ETFs पे, स्टॉक्स में कोई एग्जिट लोड नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड में 1 साल तक का एग्जिट लोड लगता है। ETFs सम क्लासेस, कितने प्रकार के ETF होते हैं? तो इंडेक्स फंड्स, जिसमें निफ्टी और BSE के जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, जैसे निफ्टी 20, सेंसेक्स 20 एटसेट्रा। बैंक फंड्स को ट्रैक करने वाले एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी आते हैं, लाइक PSU बैंक्स 20, बैंक 20 एटसेट्रा। कमोडिटी और गोल्ड्स को भी ट्रैक करने वाले एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, जैसे गोल्ड 20, कोटक गोल्ड, रिलायंस गोल्ड, लाइक दैट। लिक्विड फंड्स को, डेट फंड्स को भी ट्रैक करने वाले फंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आते हैं, लिक्विड 20, SDFC LF, रिलायंस LF, लिक्विड फंड एटसेट्रा। और इवन कई सारे डिफरेंट कमोडिटीज़ को भी ट्रैक करने वाले एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं। हाँ, ये इंडिया में इतने पॉपुलर नहीं है और इंडिया में है भी नहीं,
लेकिन हाँ, अमेरिका और यूरोप में आपको इस तरह के ETF देखने को मिल सकते हैं, लाइक ऑयल ETF, ऑयल सर्विस होल्डर्स, टी, यूनाइटेड स्टेट ऑयल एक्सेट्रा। तो यानी कि आपके पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाई करने के लिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप ETF के थ्रू इंडेक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सेक्टर्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कमोडिटीज़ में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डेट फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वेरियस अदर कमोडिटीज़ में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इक्विटी इंडेक्स ETF क्या होते हैं? बेसिकली जितने भी इंडेक्स हैं, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी एक्सेट्रा, ये सारे के सारे डिफरेंट स्टॉक से मिलके बनते हैं। तो स्टॉक्स को, शेयर्स को हम लोग इक्विटी कहते हैं, तो हम लोग इसलिए इनको इक्विटी इंडेक्स ETF भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 20, सेंसेक्स 20, क्यू निफ्टी इंडेक्स एक्सेट्रा। गोल्ड ETF बेसिकली गोल्ड के अंडरलाइंग प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि गोल्ड का प्राइस मान लीजिए आज की तारीख में 45,000 पर 10 ग्राम चल रहा है, तो गोल्ड के 20, क्योंकि वो 1/10 होता है और उसका 1 ग्राम का प्राइस 4500 होगा। तो इस तरह से ये गोल्ड के अंडरलाइंग एसेट को, फिजिकल मार्केट में गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करता है। तो हम डायरेक्टली उस पर्टिकुलर कमोडिटी में ना इन्वेस्ट करके गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हमें सारा एडवांटेज गोल्ड का मिल जाएगा। यानी कि अब आपको फिजिकल मार्केट में गोल्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो चोरी होने का डर है, उसमें ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, GST लग सकता है और तमाम तरह के टैक्स लग सकते हैं। लेकिन जब आपको गोल्ड को ETF फॉर्म में लेते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के फॉर्म में लेते हैं, तो यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें नहीं होती है। खोने का डर नहीं है, किसी के चोरी करने का कोई डर नहीं है, किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है, और आपको प्योरिटी भी 24 कैरेट गोल्ड मिलता है। तो प्योरिटी का भी कोई इशू नहीं है कि आपने अगर फिजिकल मार्केट में लिया, किसी ने आपको इम्प्योर गोल्ड दे दिया या ठग लिया या आपको नकली गोल्ड दे दिया, इसमें इस तरह का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी कभी आपको ज़रूरत है आप उसको तुरंत रिडीम कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में फिजिकल फॉर्म में गोल्ड रखा हुआ है, तो उसको रिडीम करने में, बेचने में प्रॉब्लम होती है। आपको उसको लेके जाना पड़ेगा ज्वेलर्स के पास, संभालना पड़ेगा, चोरी चकारी का डर है, वो वापस उसको उस रेट पे ख़रीदेगा नहीं ख़रीदेगा, उसमें इम्प्योरिटी मिलेगी तो वो आपको कितना पैसा काट के देगा। इस तरह का कोई भी पंगा गोल्ड ETF में नहीं होता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी और आप इस इंस्ट्रूमेंट को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड करेंगे। अगर आप इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। अगर आप अपना पोर्टफोलियो मेरे द्वारा बनवाना चाहते हैं, मुझसे फाइनेंशियल एडवाइस लेना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं, तो आप वेल्थ फॉर यू को कॉल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर को में, या व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें मेल भी कर सकते हैं। और आप हमें वेरियस अदर सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच।